देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, जब नाश मनुज का आता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका अपने चैनल दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में, उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है, ये एक अगला पहलू है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पंजाब राज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पंजाब राज्य का उदय हुआ और किस प्रकार से विभिन्न उसके राजा हुए, विभिन्न उसके शासक हुए। पंजाब राज्य को हम लोग दो कड़ी में पढ़ेंगे, एक तो पंजाब राज्य और उसके शासकों के बारे में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि आंग्ल सिख युद्ध जो हुए वो अगली कड़ी में देखेंगे, नहीं तो बहुत बोरिंग टाइप का हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग अगली कड़ी में क्या देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। आज सिर्फ हम लोग देखेंगे पंजाब राज्य और पंजाब राज्य के शासकों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को मनन कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। आइए जानते हैं पंजाब राज्य के उदय के कारण और पंजाब राज्य किस प्रकार से उदय हुआ और पंजाब राज्य किस प्रकार से भारत में फलीभूत हुआ, इसके बारे में हम ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो जो सिख समुदाय के लोग थे दोस्तों, वो सिख समुदाय 12 मिसलों में विभाजित थे। आपको ये ध्यान में रखना है, कितने मिसलों में, 12 मिसलों में विभाजित थे। आप साथ साथ नोट्स बनाते चले। इसके अलावे हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, आपको हर एक चैप्टर का नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके लिए इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानना है आपको। आइए जानते हैं कि 12 मिसलों में सिख समुदाय के लोग विभक्त थे। मिसल का मतलब होता है समूह। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से जाति कह सकते हैं इनकी, है ना, कि मिसल का समूह 12 मिसलों में विभाजित था और 12 मिसलों में ही विभाजित था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि 12 मिसल में विभाजित था, उनमें सभी मिसलों के जो संस्थापक थे वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं हायर क्लासेस में। सुकरचकिया के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है, रामगढ़िया के बारे में तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन संभावना है कि आगे इन 12 मिसलों में से भी कुछ पूछे जाएं। चूँकि हम एक संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, इसलिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए उन 12 मिसलों के बारे में पहले चर्चा कर ले, उसके बाद हम जानेंगे। देखिए, इन 12 मिसलों में जो पहले नंबर पर आता है दोस्तों, वो सुकरचकिया मिसल है और इसके संस्थापक चरक सिंह थे। दूसरे नंबर पर भंगी मिसल है, इसके संस्थापक छज्जा सिंह थे। तीसरे नंबर पर अहलुवालिया मिसल, जस्सा सिंह इसके संस्थापक थे। सिंहपुरिया मिसल, कपूर सिंह इसके संस्थापक थे। कन्हैया मिसल, जयसिंह इसके संस्थापक थे। फुलकिया मिसल, संधुजाट चौधरी इसके संस्थापक थे। दोस्तों, आपको धीरे धीरे करके नोट्स करते जाना है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। रामगढ़िया मिसल, इसके संस्थापक जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कड़ोर खिंदिया, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर कड़ोर सिंधिया नहीं बोला जा रहा है, कड़ोर खिंदिया। कड़ोर खिंदिया के संस्थापक बघेल सिंह थे। निशान वालिया इसके संस्थापक संगत सिंह थे। शहीदी मिसल के संस्थापक दीप सिंह थे। बुलेवालिया मिसल के संस्थापक हीरा सिंह थे और नकी मिसल के संस्थापक दोस्तों गुलाब सिंह थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, इस चीज़ को आपको बेहतर तरीके से जानना है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, है ना। आपसे इन 12 मिसलों में किसी एक मिसल का नाम देके पूछेगा कि पंजाब और सिख जितने मिसलों में विभाजित थे उनमें से रामगढ़िया मिसल का नाम बताइए। तो रामगढ़िया मिसल का जो संस्थापक थे वो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को अच्छे से याद करना है। आइए जानते हैं हम मिसलों के बाद
अब इन्हीं 12 मिसलों में ध्यान से समझिएगा कि जब तक कोई भी समुदाय अलग अलग भागों में विभाजित होगा, किसी भी बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है दोस्तों। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और जब तक बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं होगी तो पंजाब राज्य की स्थापना कैसे होगी? तो इन्हीं में से आपको याद रखना है कि सबसे जो प्रमुख थे वो प्रमुख थे सुकरचकिया मिस्ल। इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन या तो फिर सबसे ज़्यादा जनसंख्या सुकरचकिया मिस्ल की ही थी और सुकरचकिया मिस्ल से ही संबंधित थे महासिंह और महासिंह के ही पुत्र थे चरत सिंह। इस चीज़ को आप चरत सिंह बोले सॉरी, महासिंह के ही पुत्र थे रंजीत सिंह। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। आइए जानते हैं अब हम कि किस प्रकार से इन 12 मिसलों को क्या किया गया, रंजीत सिंह के द्वारा संगठित किया गया और 12 मिसलों में सामंजस्य बैठा के दोस्तों पंजाब राज्य की स्थापना की गई, जिस पंजाब राज्य के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। इस पंजाब राज्य में 3-4 शासक ही हुए अंतिम तक, अंग्रेजों के समय तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिलेर, सबसे इंसान व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना है तो वो महाराजा रंजीत सिंह थे दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 1792 से 1839 तक इसके काल को माना जाता है, इनके काल को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बात करें इनका पर्सनल डिटेल्स का तो 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम महासिंह था। महासिंह वही सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि महासिंह जो थे ये वही महासिंह हैं जो चरत सिंह के बाद सुकरचकिया मिस्ल के प्रधान बनेंगे, सुकरचकिया मिस्ल के प्रमुख बनेंगे। और यही महासिंह दोस्तों रंजीत सिंह के पिता भी थे, याद रखिएगा। 1792 में इनकी मृत्यु हो गई और बेचारे रंजीत सिंह की उस समय उम्र मात्र 12 वर्ष की थी, आप देख सकते हैं यहाँ। और 1792 में चूंकि महासिंह की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के पश्चात ही चूंकि इनके वंश में रंजीत सिंह ही थे जो इनके पुत्र थे और इन्हीं को 1792 में दोस्तों क्या बना दिया गया, सुकरचकिया मिस्ल का प्रधान बना दिया गया, सुकरचकिया मिस्ल का प्रमुख बना दिया गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह ने, कि इन 12 प्रमुख मिसलों को क्या किया, संगठित किया और संगठित करके बोला कि नहीं, हम लोगों को अपनी सत्ता अपने हाथ में रखनी चाहिए, हम लोगों को अपना समाज अपने हाथ में रखना चाहिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन 12 मिसलों को एक तरह से संगठित करके दोस्तों और 12 मिसलों को संगठित करके और पंजाब राज्य की स्थापना कर दी 1792 में। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को याद रखना है। इन्होंने 1799 में लाहौर को जीत लिया, 1802 में अमृतसर को जीत लिया। इस चीज को याद रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि जब 1802 में इन्होंने कहाँ को जीता, 1802 में इन्होंने अमृतसर को जीता। तो अमृतसर को जीतने के बाद अंग्रेजों के दिल में एक खटास पैदा हो गई कि महाराजा रंजीत सिंह अगर धीरे धीरे करके पूरे पंजाब को जीत लेगा, पूरे हिंदुस्तान को जीत लेगा तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसलिए 1809 में क्या हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ इनके समय में। आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि आंग्ल सिख युद्ध जो है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है, इस चीज़ को बेहतर तरीके से सुनना है आपको और नोट्स बनाना है बेहतर तरीके से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना दोस्तों। इस चीज़ को नोट्स बनाना है आपको, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना, कि 1802 में जब अमृतसर को इन्होंने जीता तो अंग्रेजों को बड़ा कुलबुलाहट होने लगा और अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अमृतसर की संधि इसी के फलस्वरूप हो जाएगी। आपको मैं पंजाब सिख युद्ध बताऊंगा, यानी कि आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर। एक सीक्वेंस वे में इस क्लास को चलाया जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए और नोट्स बनाते चलिए, है ना। मेरा समर्थन आप लोगों के साथ है, आप भी समर्थन करें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं इस चीज़ को, है ना, कि अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को। अगर आपसे पूछे कि अमृतसर की संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर जो था दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किंतु एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो जो थे उन्होंने अमृतसर के संधि में भाग नहीं लिया था,
जबकि अपने दूत चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा था इन्होंने, और चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच ही 1809 में ये अमृतसर की संधि हुई थी। आप अमृतसर की संधि की प्रमुख बातों को याद रखेंगे। आप देखिए अमृतसर की संधि से, है ना, कि अमृतसर की संधि में क्या हुआ कि सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब राज्य की सीमा मान ली गई। बोला कि ठीक है। अब क्या कहा गया, सो ध्यान से समझिए कि सतलज के पूरब का जो क्षेत्र होगा, यानी सतलज के जो पूरब का क्षेत्र होगा सतलज नदी के, वो अंग्रेजों के हिस्से में जाएगा, और सतलज के जो बाकी पश्चिमी हिस्से होंगे वो पंजाब राज्य में संगठित होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है। अमृतसर की संधि की दो प्रमुख बातें जो आपको ध्यान में रखना है, एक सतलज के पूरब का क्षेत्र अंग्रेजों के हिस्से में जाएगा, और दूसरा शेष क्षेत्र किसके पास रहेगा, वो किसके पास रहेगा, पंजाब के पास रहेगा, महाराजा रणजीत सिंह के पास रहेगा। पहला, इसमें किस नदी को अंग्रेजी और पंजाब राज्य की सीमा मान ली गई थी, तो वो किस देश नदी को मानी गई थी, सतलज नदी को। इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि लुधियाना में एक इंग्लिश रेजिमेंट का, अंग्रेजी रेजिडेंट का क्या हो गया, स्थापना हो गया। इसका सबसे प्रमुख कारण था, देखिए अंग्रेजों को अभी भी डर था रणजीत सिंह से, अभी भी खौफ था रणजीत सिंह से। इस चीज को याद रखिएगा। आपको एक चीज बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ याद रखना है कि अभी भी इतना ज्यादा खौफ था कि इन्होंने लुधियाना में रेजिडेंट सेट किया कि कभी भी महाराजा रणजीत सिंह क्या कर सकता है, सतलज के पूरब के क्षेत्र पर अटैक कर सकता है और ब्रिटिशों से ये क्षेत्र ले सकता है। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रेजिडेंट नियुक्त कर दिया कि बॉस आप हर सूचना किसको दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को जाके दीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीजिएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। ये अमृतसर की संधि की कुछ प्रमुख बातें थी जिसको आप लोगों ने जाना। आइए फिर हम चलते हैं महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह को ही शाह शुजा से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। अब आप हमसे पूछिएगा कि शाह शुजा कौन है दोस्तों, तो याद रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और नादिर शाह ने क्या किया कि कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस अपने साथ ले गया। और जब ये तख्ते ताऊस ले गया और कोहिनूर हीरा, तो इसने अपने सेनापति अहमद शाह अब्दाली को खुश होकर के वो कोहिनूर दिया, और कोहिनूर ने अपने अहमद शाह अब्दाली ने कोहिनूर को अपने पोते, अपने पौत्र शाह शुजा को दे दिया। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और शाह शुजा के बारे में आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि शाह शुजा बेचारा शासक था, लेकिन मोहम्मद शाह नाम के एक व्यक्ति के द्वारा इसे अपदस्थ कर दिया गया था। और जब ये अपदस्थ हुआ तो ये सहायता मांगने आया महाराजा रणजीत सिंह थे, और महाराजा रणजीत सिंह से यह इतना प्रसन्न हो गया, इतना खुश हो गया कि वो कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को क्या कर दिया, गिफ्ट में दे दिया। इसलिए आपको याद रखना है कि महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कोहिनूर इनको शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के पौत्र थे ये। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, इसको आप नोट कीजिएगा अच्छी तरीके से कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज 19वीं शताब्दी में किसके पास थी, तो वो महाराजा रणजीत सिंह के पास, पंजाब राज्य के पास थी। अब सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि एशिया की सबसे बड़ी फौज किसके पास थी, तो एशिया की सबसे बड़ी फौज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं, है ना, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ये कभी भी सिखों में, मुस्लिमों में, हिंदुओं में कोई भी फर्क नहीं समझा इन्होंने। आपका इसी से पता चलेगा कि इनका जो सबसे विश्वास पात्र मंत्री था, या इनका जो सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था, इनका जो दीवान था, वो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, कौन था इनका दीवान, वो फकीर अजीजुद्दीन थे। अजीजुद्दीन थे, फकीर अजीजुद्दीन। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह के सबसे विश्वास पात्र मंत्री कौन थे, तो फकीर अजीजुद्दीन, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। धर्मनिरपेक्ष शासक थे, एक आंख से अंधे थे ये, याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह एक आंख से अंधे थे, एक आंख ही नहीं था इनका दोस्तों, ये जन्मान थे एक आंख से। इस चीज़ को याद रखना। इस पर एक आंख के अंधे होने पर महाराजा रणजीत सिंह ने काफ़ी अच्छा बात कहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये कथन क्या है कि जब इनसे पूछा गया कि राजा साहब आप एक आंख से अंधे हैं, क्या आपने कभी सोचा नहीं कि आपका दोनों आंख होता तो आप कितने अच्छे लगते, और किस प्रकार से आप शासकों के जैसा एकदम खतरनाक किस्म से दिखते आप,
है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसी बात पर कहा उसको कि शायद वाहे गुरु ने हमको क्या किया है, एक आंख इसीलिए दिया है कि मैं अपनी जनता को, मैं अपनी आवाम को क्या कर सकूं, एक आंखों से देख सकूं, किसी में भेदभाव नहीं कर सकूं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये कथन भी पूछा जाता है, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नोट्स वाले पीडीएफ में आपका चला जाएगा, है ना, कि एक आंख से देखूं, इसलिए शायद खुदा ने, इसलिए शायद वाहे गुरु ने हमको क्या कर दिया, एक आंख से अंधा कर दिया। जो मेरा मेरिट है, डिमेरिट नहीं है। यही चीज़ है दोस्तों, है ना। कभी भी अपने दिमाग में निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए, पॉजिटिविटी लाना चाहिए, है ना। आप लोगों ने सुना है ना कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। यानी सौभाग्य सब दिन नहीं सोया रहता है दोस्तों, है ना। कभी तो वो क्या होगा, सौभाग्य के रूप में बदलेगा, कभी अच्छा समय आएगा ही आएगा। हर आदमी का अच्छा समय आता है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं, है ना। एक आंख से अंधे थे। देखिए, फ्रांसीसी यात्री या इतिहासकार बोलते विक्टर जैकमा ने इनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की। आपसे पूछेगा कि किस पंजाब राज्य के राजा की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की जाती है, तो वो महाराजा रणजीत सिंह ही हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को याद रखना है। इन्होंने 5 शादियां की थी, 5 इनकी बीवियां थी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 5 महारानियां थी इनकी, इस चीज़ को आपको याद रखना है महाराजा रणजीत सिंह का। एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना है दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु जो है वो 1839 में हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इनका जो कब्र है, एक प्रकार से कब्र ही बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इनका जो कब्र है वो एक प्रकार से मकबरा जो है वो कहाँ है, लाहौर में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह की समाधि कहाँ है, कब्र नहीं बोलेंगे हम लोग, महाराजा रणजीत सिंह की समाधि कहाँ है। तो महाराजा रणजीत सिंह की समाधि कहाँ है दोस्तों, तो महाराजा रणजीत सिंह की समाधि लाहौर में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान। याद रखिएगा, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए, अब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, है ना, मैंने पहले भी बता चुका है कि पंजाब सिख युद्ध को, आंग्ल सिख युद्ध को हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ भी नहीं छूटने जा रहा है। आप हम पर विश्वास रखें और निश्चिंत रूप से एक ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आप पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं और आपको ऑफलाइन कक्षाओं जैसा फील दे सकूं दोस्तों, साथ में नोट्स भी लिखवा सकूं आपको। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिए आप, है ना, कि लाहौर में इनकी समाधि है। अब जैसे ही राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, इनके उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हो गए, कोई भी योग्यता बचा नहीं इनमें। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। अयोग्यता इनमें कूट कूट कर भरा था, इनसे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप जानते चलिए कि संभवतः आने वाले एग्जामों में कुछ कुछ पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस चीज़ को जानिए। इनके बाद खड़क सिंह राजा बने, और खड़क सिंह जो थे वो रणजीत सिंह के बड़े पुत्र थे। इनके समय में जो वजीर था दोस्तों वो ध्यान सिंह था। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना है, ध्यान सिंह को ध्यान से सुनना है ना। ध्यान सिंह को ध्यान से सुनना है। क्यों ध्यान से सुनना है कि ध्यान सिंह एक डोगरा सरदार था, और मैंने पहले ही बताया कि खड़क सिंह क्या है, एक अयोग्य शासक है। तो जिसमें अयोग्यता भरी रहेगी उसका वजीर हो तो वास्तविक शासक होता है। आपने पढ़ा था नसरुद्दीन महमूद तुगलक में कि इसका जो नायब था यानी कि वजीर था वो बलबन था, और बलबन ही वास्तविक रूप से क्या करता था, शासन को चलाता था, है ना। तो ध्यान सिंह एक डोगरा सरदार थे, और खड़क सिंह के शासन में इन डोगरा सरदारों की क्या थी, भरमार थी। इन्हीं का इच्छा रहता था, इन्हीं का सब कुछ होता था। सिर्फ राजा के तौर पर क्या होता था, राजा के तौर पर खड़क सिंह का नाम लिया जाता था, लेकिन सारे क्रियाकलाप, सारे काम दोस्तों खड़क सिंह के कौन करते थे, ध्यान सिंह ही किया करते थे। इस चीज़ को याद रखना। वास्तविक सत्ता जो था वो किसके समय में था, वो किसके पास था, तो वो खड़क सिंह के पास नहीं बल्कि ध्यान सिंह के पास था, याद रखिएगा। और इसी का परिणाम हुआ कि इसे बंदी बनाकर खड़क सिंह को बंदी बना दिया गया और जेल में डाल दिया गया, जहाँ जेल में ही बेचारे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब जब जेल में खड़क सिंह की मृत्यु होती है तो विधि के अनुसार क्या होना चाहिए, है ना, विधि के अनुसार क्या होना चाहिए कि खड़क सिंह का क्या होना चाहिए, विधि के अनुसार उनके पुत्र को बनाया जाना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। ध्यान सिंह ने क्या किया, अपने पुत्र को क्या किया, नौनिहाल सिंह जिसका नाम था उसको शासक बना दिया। ये ध्यान सिंह का पुत्र था, आप देख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा
कि डोगरा सरदारों में जो प्रमुख थे खड़क सिंह के समय, वो थे गुलाब सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह। जब खड़क सिंह की मृत्यु हुई, ये तीनों मिलकर शासन चलाता था पंजाब का। जब खड़क सिंह की मृत्यु हुई तो ध्यान सिंह ने गुलाब सिंह और सुचेत सिंह को किनारे करते हुए, है ना, किनारे करते हुए अपने पुत्र को क्या बना दिया, शासक बना दिया। और जब अपने पुत्र को शासक बनाया, आप समझिए इस बात को, है ना, कि तीन व्यक्ति मिलकर क्या कर रहे हैं, शासन चला रहे हैं। तीन व्यक्ति मिलकर शासन चला रहे हैं और तीनों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सारा हिस्सा को ले ले, है ना, तो दो व्यक्ति क्या होंगे, कवर जाएंगे। और यही हुआ नौनिहाल सिंह के शासक बनने के साथ। गुलाब सिंह और सुचेत सिंह ने क्या कहा कि यदि नौनिहाल सिंह को ही बनना है तो हमारे पुत्र क्यों ना बने शासक, है ना। और इन लोगों ने क्या किया कि राजा रंजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह का समर्थन कर दिया। और शेर सिंह का समर्थन करने के बाद इस नौनिहाल सिंह की मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है। कहा जाता है इतिहास में कि ये दुर्घटना गुलाब सिंह और सुचेत सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। इसकी मृत्यु क्या हो गई, एक दुर्घटना में हो गई नौनिहाल सिंह की। और उसके बाद गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की सहायता से जो शासक बनेगा पंजाब का, वो शेर सिंह बनेगा। ये रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे। 1843 में इनकी हत्या हो गई। हम बोले ना कि अयोग्यता भरा हुआ है इनमें, तो बस अयोग्यता भरा हुआ है तो और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अयोग्य शासकों ने कुछ नहीं किया है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ना। शेर सिंह बने इसके बाद शासक और 1843 में इसकी हत्या हो गई। और उसके बाद ध्यान से समझिएगा कि रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी जिसका नाम था जिंदन कौर। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए कौर से पूछा गया है, केबीसी में पूछा गया था कि कौर का अर्थ क्या होता है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको कि कौर का अर्थ राजकुमारी होता है ना। ये केबीसी में पूछा गया था दोस्तों, इस चीज को याद रखिएगा। लगभग 25 लाख रुपए का क्वेश्चन था ये कि कौर का अर्थ पंजाबी भाषा में, मतलब कि कौर का अर्थ हिंदी भाषा में क्या होता है, तो राजकुमारी होता है। यानी सिखों में बेटियों को राजकुमारी समझा जाता है, इसलिए हर सिख लड़की के साथ आप देखिएगा कि कौर कौर टाइटल लगा हुआ रहेगा। जैसे हरसिमरत कौर, है ना, हरसिमरत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब कौर के साथ। कौर का अर्थ होता है राजकुमारी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को मनन करना है। इसके बाद राजा रंजीत सिंह के सबसे छोटी बेगम जिंदन कौर के पुत्र दिलीप सिंह को शासक बनाया गया। ये जो था ये एकदम अल्प वयस्क शासक था, एकदम छोटा सा शासक था। चूंकि अब कोई वंश में बचा ही नहीं एक तरह से मान के चलिए जो शासन चला सके, तो बेचारे दिलीप सिंह को ही बैठाया गया। लेकिन दिलीप सिंह के शासन में क्या हुआ, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिलीप सिंह की संरक्षिका कौन थी, तो इसकी खुद की माँ जिंदन कौर थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये अल्प वयस्क शासक था पूरे पंजाब राज्य में, है ना। अगर कोई अल्प वयस्क शासक बैठा तो वो दिलीप सिंह ही बैठा, याद रखिएगा। इसी के समय में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया और जिंदन कौर और दिलीप सिंह को दोस्तों पेंशन देकर बोला कि आप लंदन चल जाइए और दिलीप सिंह को अच्छा से पढ़ाई लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी दिलीप सिंह के नाम पर दिलीप ट्रॉफी भी है क्रिकेट में, आपको याद रखना है ना, कि दिलीप सिंह लंदन चले गए और वहीं पर ही पढ़ाई लिखाई उनका हुआ। और एक तरह से पंजाब राज्य पूरी तरह से किसके हक में आ गया, तो पूरी तरह से ये आ गया अंग्रेजों के हक में। और इस प्रकार से पंजाब में शासकों का क्रम समाप्त हुआ दोस्तों। अब आपको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से आंग्ल सिख युद्ध हुए, जितने भी युद्ध हुए, क्या क्या कारण थे, क्या क्या नियम शर्तों को माना गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, है ना। धन्यवाद, दुआओं में याद रखिए, धन्यवाद, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, है ना। ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, धन्यवाद।